जय हिंद दोस्तों, मैं अजित आचार्य। आज के इस वीडियो में पाठ्यक्रम का जो विषय मैंने आगे बढ़ाया था उसे आज कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि मेरा लक्ष्य रहता है कि बिना परिभाषाओं को के लपेटे में आए हुए, बिना उसमें ज़्यादा हम लोग रटे हुए, हम लोग अच्छे से उस बात को समझ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के विषयों की समझ। मतलब पाठ्यक्रम में जो विषय होते हैं, पाठ्यक्रम के जो मेथड्स होते हैं, कहाँ तक पाठ्यक्रम का सोच होता है, एक पाठ्यक्रम का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होता है, चाहे उसके निर्माण की समस्याओं में आए, चाहे उसके क्षेत्र पर आए। आज हम लोग टोटल उस विषय पर अध्ययन करेंगे। तो पाठ्यक्रम, सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि पाठ्यक्रम के, जैसे हमने परिभाषा के बारे में बात किया था, कंघीगम ने कहा था कि पाठ्यक्रम किसी कलाकार के हाथ की वह सामग्री है। मतलब समझ लीजिए एक ब्रश है, जो हमें कलाकार कौन है, वो शिक्षक। तो पाठ्यक्रम उस शिक्षक के हाथ का वो ब्रश है जिसके द्वारा वह अपने छात्रों, मतलब अपनी मूर्ति को, अपने चित्र को उकेरता है, चित्र को सजाता है, चित्र को बनाता है। तो पाठ्यक्रम के इस विषय में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम का इतिहास। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाठ्यक्रम किसी भी समाज का निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। मतलब एक पाठ्यक्रम जो होता है वो किसी वक्त, किसी समय को निर्धारित करता है। मतलब यदि आने वाला समय, जैसे वैदिक काल में आप समझ सकते हैं, तो वैदिक काल का पाठ्यक्रम वैदिक काल के अनुसार। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, आप समझिएगा कि पाठ्यक्रम एक समाज का आईना है। पाठ्यक्रम समाज का आईना है। जैसा समाज वैसा पाठ्यक्रम, और जैसा पाठ्यक्रम वैसा समाज। इन दोनों के बीच में बिल्कुल क्लोज रिलेशन है। जैसा समाज वैसा पाठ्यक्रम, और जैसा पाठ्यक्रम वैसा समाज। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे वैदिक काल में, तो वैदिक काल के जो पाठ्यक्रम थे वो संस्कृति, धर्म, नैतिक कार्य, लौकिक और अलौकिक ज्ञान के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया गया था उसमें, क्योंकि वो वेदों के अकॉर्डिंग उनका पाठ्यक्रम था। तो उसमें ज़्यादा उन विषयों पर अध्ययन किया जाता था। वैदिक काल के बाद जो आपका 0 से 600 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा, उसके बाद 600 से 1200 तक, 600 से 1200 आपका आ गया बौद्ध काल। बौद्ध काल में ज़्यादा बुद्धिज्म की व्याख्या की गई, ज़्यादा उसके धर्म की प्रचार की गई, ज़्यादा शांति, सनातन, मोक्ष के बारे में बात की गई, और उसी अनुसार पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया ताकि लोग उस अनुसार से तैयार हों। मतलब हर काल में इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि जैसा लोगों को तैयार करना है, पाठ्यक्रम भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। बौद्ध काल के बाद आपका मध्यकालीन 1200 से 1800 वर्ष के बीच में आपका, उसमें इस्लामिक शिक्षा के बारे में ज़्यादा ज्ञान दिया गया, इस्लाम को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इस्लाम पर ज़्यादा फोकस किया गया। उसमें भी नैतिकता का बल दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर उर्दू और उन सभी विषयों पर विशेष बल दिया गया था। कुल मिलाकर इस्लाम को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो वो पाठ्यक्रम था आपका इस्लामिक पाठ्यक्रम। उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन आए भारत में। फिर भारत के ब्रिटिश शासन फिर अपने हिसाब से फिर वो अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे, क्योंकि वहाँ पर पाठ्यक्रम इंग्लिश की चाहिए थी। उन्हें अपना समाज जो था वो इंग्लिश प्रेरित देखना चाहिए था। तो उन्होंने तो इतना तक कह दिया था, जिसमें मैकाले, जो पहला जो अंग्रेजों का जो पाठ्यक्रम था वो मैकाले के द्वारा परिवर्तित किया गया था। उन्होंने कहा था कि ये जो भारत का जो पाठ्यक्रम है, या भारत की जो सिलेबस है, उसको यूरोप की एक अलमारी में ही सीमित रखा जा सकता है। सोचिए, वो हमारी संस्कृति और हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको कितना छोटा समझता था। लेकिन ठीक है, उनको उनकी अपनी बातें थी। तो वो आपका ब्रिटिश काल का था। फिर ब्रिटिश काल के बाद फिर कुछ दिन तक, ज़्यादा दिन चला नहीं, फिर उसमें भी संशोधन हुआ। मतलब हर काल में एक अपना अपना परिवर्तन हुआ। तो ये था आपका पाठ्यक्रम का इतिहास। उसके बाद हम लोग समझेंगे पाठ्यक्रम निर्माण का अर्थ।
पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है? पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि जो विद्यालय का उद्देश्य है उसे प्राप्त किया जा सके। विद्यालय के उद्देश्य के अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और मान लिया जाए एक शिक्षक चाहता है कि अपने बच्चे को हम इस दिशा के अनुसार तैयार करें, ऐसा बनाएं, ऐसा तैयार करें, तो उसको उस अनुसार से उसका पाठ्यक्रम भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का भी उद्देश्य विद्यालय के अनुसार होता है कि जिस प्रकार से हमको विद्यार्थी तैयार करना है, पाठ्यक्रम भी मेरा उसी प्रकार का होगा। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य हो गया। दूसरा हो गया पाठ्यक्रम का महत्व। देखिए, पाठ्यक्रम का महत्व समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ता है। पाठ्यक्रम का जो असर है वो हर वर्ग को वो टच करता है। सबसे पहला तो बालक वर्ग। बालक के लिए तो पाठ्यक्रम सब कुछ है, क्योंकि पाठ्यक्रम में चलना किसको है? बालक को ही चलना है। तो ये बालक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बालक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम का। दूसरा हो गया हमारे शिक्षक का, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि दूसरे हो गए कौन? शिक्षक। शिक्षक पर भी पाठ्यक्रम का दूसरा असर पड़ता है, क्योंकि बालक और शिक्षक के बीच का जो संबंध है वो पाठ्यक्रम ही तय करता है। अगर पाठ्यक्रम सही नहीं रहेगा तो बालक और शिक्षक के बीच संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं। तो इसलिए दूसरा असर हो गया आपका शिक्षक। तीसरा हो गया आपका जीवन कला। पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी के जीवन कला का निर्धारण होता है। उसको जीवन जीना कैसे है, जीवन जीने के उसके तरीके क्या है, जीवन जीने का उसका मेथड क्या होगा, तो ये जीवन कला भी हमें पाठ्यक्रम ही सिखाता है। उसके बाद पथ प्रदर्शक। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा किसी के जीवन का पथ प्रदर्शक है, और शिक्षा का तो मेन जो बेस होता है वो पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम जो होता है वो किसी भी छात्र के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। तो पाठ्यक्रम का महत्व बच्चे के लिए उसके जीवन निर्माण में कार्य आता है। अध्यापक के लिए बालक और अध्यापक के संबंध के बीच में आता है। तीसरा हो गया जीवन जीने की कला उसे सीखी जाती है। और चौथा हो गया पथ प्रदर्शक के रूप में वो भी काम आता है। वही प्रकार से पाठ्यक्रम जो होता है वो पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य आता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को कुछ लोग ऐसे लोग तैयार करते हैं जो ये चाहते हैं कि आने वाला समाज के लिए मेरा बच्चा किस प्रकार से तैयार हो रहा है, आने वाली चुनौतियां कैसी होंगी, आने वाले वक्त कैसे होंगे, तो उस वक्त के अनुसार से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो अगर वो बच्चा उस पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार हो रहा है तो आने वाले दिन के लिए भी वो तैयार रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जीवन के लिए पथ प्रदर्शक का महान कार्य करता है, ये आपका पाठ्यक्रम। उसके बाद पाठ्यक्रम के आधार। देखिए, पाठ्यक्रम को निर्माण करने के बहुत सारे आधार हैं, बेस है। पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है सामाजिक आधार, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, और चौथा है वैज्ञानिक आधार। अब पाठ्यक्रम का सबसे पहले आते हैं हम दार्शनिक आधार पर। तो दार्शनिक आधार क्या बताता है? सबसे पहले दर्शन को समझेंगे। दर्शन का मतलब होता है किसी भी शिक्षा, किसी भी सोच के प्रति स्थिर नहीं रहना, कुछ नया सोचना, कुछ नया कल्पना करना। तो उसके अनुसार से पाठ्यक्रम को सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो पाठ्यक्रम को बांटा गया, तो उसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम में बांटा गया आदर्शवाद, आइडियलिज्म को डाला गया, जिसमें सबसे पहले आदर्श को महत्व दिया गया। उस पाठ्यक्रम में ज़्यादा आदर्श को महत्व दिया गया, आदर्श को ही मुख्य माना गया। दूसरा है आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद, उसमें ज़्यादा प्रकृति के अनुसार बच्चों को तैयार किया गया। उसका जो पाठ्यक्रम था वो प्रकृति को ज़्यादा महत्व देता था, आदर्श को कम महत्व देता था। जो वक्त उसको दिख रहा है, जो उसको सामने दिख रहा है, उस पर ज़्यादा वो फोकस किया करता था। वो हो गया आपका प्रकृतिवाद। तीसरा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें ज़्यादातर प्रयोजन पर महत्व दिया जाता था कि आपका वो काम क्या है, जो काम है बस उसी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो अगर आपको काम है तो उस अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होगा, काम नहीं है तो पाठ्यक्रम तैयार नहीं होगा। मतलब एकदम प्रयोजन, जो वर्क है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना। यहाँ कोई लौकिक अलौकिक की कोई बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, किसी भी कोई एक्स्ट्रा की बात नहीं होती थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रयोजन की बात होती थी, वो प्रयोजनवाद हो गया।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आदर्शवाद, जिसमें आदर्श को महत्व दिया गया था, संस्कार को महत्व दिया गया था, लोगों में धर्म के विकास की बात की गई थी, लोगों में नैतिक शिक्षा का विकास का बात किया गया था। इस प्रकार से आयुर्वेद को बढ़ावा दिया गया। दूसरा हो गया आपका प्रकृतिवाद, उसमें प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया गया। तीसरा है प्रयोजनवाद, जैसा कि आपको बताएं कि प्रयोजन को ही ज़्यादा महत्व दिया गया। उसके बाद यथार्थवाद। यथार्थवाद मतलब वो जो जो आपकी रियलिटी है, जो आपका बिल्कुल करेंट का समय है, जो आपका यथार्थ है, उस पर जो मतलब दार्शनिक विचार दिया गया पाठ्यक्रम को लेकर, वो था यथार्थवाद। अब पाठ्यक्रम के तो इतने वाद आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमेशा बोलिएगा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ये कुल 4 वाद हो गए। अब आते हैं सामाजिक आधार। पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो समाज को भी ध्यान में रखा गया। जैसा समाज है उस प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार किया गया और पाठ्यक्रम के अनुरूप ही मतलब छात्रों को तैयार किया गया। मतलब समाज कैसा होना चाहिए, समाज की परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, उस समाज के अनुसार बच्चों को तैयार करना, मतलब वो समाज जैसा भविष्य में होने वाली सामाजिक परिवर्तन है उस अनुसार बच्चों को तैयार करना, उस हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। वो सामाजिक आधार होता था। उसके बाद आपका मनोवैज्ञानिक आधार, बच्चे के मन को समझना, मन के परिवर्तनों को समझना, मन की भावनाओं को समझना, उसके मन के परिवर्तन के अनुसार एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। उसे हम लोग कहा जाता था मनोवैज्ञानिक आधार। उसके बाद आ गया वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार जो विज्ञान को प्रमुखता देकर, विज्ञान के महत्व को प्रमुखता देकर, विज्ञान में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था, जिसमें विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो ये हो गया पाठ्यक्रम का आपका आधार। क्या क्या आधार हुए? सबसे पहले दार्शनिक आधार, दूसरे हुए सामाजिक आधार, तीसरे हुए मनोवैज्ञानिक आधार और चौथा हुआ वैज्ञानिक आधार। दार्शनिक आधार में सबसे पहला हो गया आपका प्रकृतिवाद, दूसरा हो गया सबसे पहला हो गया आदर्शवाद, फिर प्रकृतिवाद, फिर आपका प्रयोजनवाद, फिर यथार्थवाद। इस प्रकार से 4 वाद हो गए। चारों वाद का मतलब भी आप लोगों को समझाए हम कि आदर्शवाद में आदर्श को ज़्यादा महत्व दिया गया, उसके बाद आपका प्रकृतिवाद में ज़्यादा प्रकृति को महत्व दिया गया, प्रयोजनवाद में ज़्यादा प्रयोजन को महत्व दिया गया और यथार्थवाद में ज़्यादा यथार्थ को महत्व दिया गया। ये कुल मिला के वाद थे जो आपका दार्शनिक विचारधारा के अनुसार थे। सामाजिक आधार पर भी आपको बताएं, समाज के रूप में तैयार करना, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान, क्या क्या इसके उद्देश्यों के निर्माण होते हैं? सबसे पहले इसमें उद्देश्यों का निर्माण किया जाता था। उद्देश्यों का निर्माण का मतलब ये होता है कि पाठ्यक्रम जो है वो किस उद्देश्यों को निर्धारित कर रहा है, मतलब ये किस प्रकार का पाठ्यक्रम बनने को तैयार हो रहा है। तो इसमें हो गया आपका उद्देश्यों का सबसे पहले निर्माण करना। सिंपल सी बात है, हम लोग भी जानते हैं कि भैया पाठ्यक्रम का अगर निर्माण करना है तो आपको ये पहले ये देखना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है, हम कैसा भविष्य चाहते हैं, हम कैसे बच्चों का निर्माण करना चाहते हैं, हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार के तैयार होंगे। जैसा हम तैयार करना चाहेंगे हमारा जो पाठ्यक्रम होगा उस प्रकार का होगा। अगर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे ज़्यादा संस्कारी बने, ज़्यादा धर्म को मानने वाले बने, ज़्यादा धर्मात्मा बने, ज़्यादा भगवान पर विश्वास करें, तो फिर हमें वहाँ पर आदर्शवाद को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। जब हम चाहेंगे कि नहीं, मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें, ज़्यादा वर्तमान में जिएँ, ज़्यादा धार्मिक कल्चर से जना जुड़ें, तो आपको यथार्थवाद में आ जाना होगा। तो कुल मिला के ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपको उद्देश्य पर निर्धारित करना होगा कि जैसा उद्देश्य वैसा पाठ्यक्रम, उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण हो ज़्यादा अच्छा रहता है। पाठ्य वस्तु और प्रकरणों का चुनाव। अब जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उद्देश्य को देख लेना है कि पाठ्यक्रम जो है मेरा, उसका उद्देश्य कैसा है। उद्देश्य का निर्धारण हो गया। अब मान लीजिए हमें मालूम चल गया कि इस प्रकार का हमें बच्चे तैयार करना है जिसमें ये सब विशेषताएं हों, तो ये सब विशेषताएं हों तो ठीक है। अब उसके लिए हमें किस प्रकार का वस्तु प्रकरण चाहिए, मतलब किस प्रकार का एक पुस्तक होना चाहिए, किस प्रकार का उस वस्तु को, उस सिलेबस को पढ़ाने के लिए कितने सारे जो इक्विपमेंट्स हमको चाहिए, उस प्रकार का फिर हमको आगे जाके फिर तैयार करना पड़ेगा।
फिर समुचित अधिगम का एक तैयारी करना पड़ेगा कि वो जो कंसेप्ट हम सोचे हैं वो बच्चों को समझाएं कैसे, उसके बारे में बताना कैसे है, उसके बारे में उनको समझाना कैसे है, ये समुचित अधिगम के बारे में भी हमें सोचना होगा। फिर मूल्यांकन की विचित्र विधियाँ, फिर हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो हम बच्चों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कितना हद तक सफल हो रहा है, उसके लिए हमें मूल्यांकन भी करना होगा। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में सबसे पहले क्या जरूरी है कि आपको उद्देश्य निर्धारित करना होगा कि आप किस प्रकार का बच्चा, किस प्रकार का छात्र निर्माण करना चाहते हैं। जिस प्रकार का आप छात्र निर्माण करना चाहते हैं, आपका उस प्रकार का सिलेबस तैयार होना चाहिए। दूसरी बात कि सबसे पहले पाठ्य वस्तु, मान लीजिए उस के अनुसार आपके पाठ्य वस्तु भी होनी चाहिए, फिर उस अनुसार आपको समुचित अधिगम भी देना होगा, और लास्ट में उसका मूल्यांकन। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का मतलब यहाँ ये हो गया कि पाठ्यक्रम को तो चलिए ठीक है, उसके लिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित हो गया कि क्या हमको उद्देश्य करना है, फिर उसको हमको किस प्रकार से चलाना है। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पाठ्यक्रम के साथ लागू करने होंगे, वही पाठ्यक्रम का सिद्धांत हुआ। क्या क्या रूल्स हुए उसमें? प्रगतिशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम एक ऐसा विषय है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये समय परिस्थिति के अनुसार ये प्रगतिशील ही रहता है। अगर मान लिया जाए एक निश्चित पाठ्यक्रम में हम सभी शिक्षक भी रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है, वो विकास नहीं करता है। इसलिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए, मतलब समय के अनुसार उसमें क्या होते रहना चाहिए? परिवर्तन। उसके बाद अग्र जीवन की तैयारी संबंधी सिद्धांत, इसमें हमेशा आने वाली जिंदगी के लिए एक प्रिपरेशन होना चाहिए। हमेशा पाठ्यक्रम जो है वो भविष्य को देखकर बनता है, ना कि वर्तमान को। इसलिए पाठ्यक्रम का सिद्धांत में दूसरी बात क्या है कि वो अग्र जीवन की तैयारी संबंधी सिद्धांत हो। तीसरा, उसमें संतुलन होना चाहिए, क्योंकि बिना संतुलन का कोई भी चीज चलता नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं छात्र शिक्षक के बीच में एक संतुलन तय करे, जो आपकी परिस्थिति के अनुसार भी संतुलन तय करे। तो ये सब चीज आपको पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान देना होगा, ये सब चीज डालना होगा। तीसरा हो गया लचीलेपन का सिद्धांत, ये तो बहुत जरूरी है। हम सभी शिक्षक हैं, क्या एक ही तरह परिस्थिति में हम लोग प्रतिदिन तो पढ़ाते नहीं हैं। जैसा परिवेश रहा, जैसा माहौल रहा, हम लोग अपने पाठ्यक्रम को उस अनुसार से तय करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लचीलेपन का सिद्धांत होना ही चाहिए पाठ्यक्रम में। जैसी परिस्थितियाँ आती जाए पाठ्यक्रम में वैसा परिवर्तन होते रहना चाहिए। उसके बाद खाली समय के उचित प्रयोग का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा भी स्पेस होना चाहिए जिसमें कि अगर मान लिया जाए खाली समय आपका जा रहा है, क्लास लेजर जा रहा है, तो उस खाली समय में भी आप किस प्रकार से पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगे उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हो गए आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो मनोवैज्ञानिक तत्व, जो छात्र के मन के सिद्धांत को निरूपित करता है कि अगर मान लिया जाए बच्चे के मानसिक रूप से उसको वो नहीं समझ रहा है, या कहीं ना कहीं मन के अनुसार उसका पाठ्यक्रम अटैच नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तत्व है जो उसको इफेक्ट करेगा। दूसरा हो गया सामाजिक, समाज को भी आपको ध्यान में रखना है कि उस समाज के अनुसार आपका पाठ्यक्रम है या नहीं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तत्व भी उसको निर्धारित करता है, उसको इफेक्टेड करता है। तीसरा हो गया वैज्ञानिक तत्व। वैज्ञानिक तत्व आखिर में जो आपका करंट, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपका करंट समय है, उसके अनुसार भी इफेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, जैसे आज के डेट में किसी को रेडियो बनाने के लिए सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो वैज्ञानिक तत्व यहाँ पर वो सेटल नहीं करेगा। अगर उसको लैपटॉप के लिए सिखाया जाए तो वो वैज्ञानिक तत्व के अनुसार होगा। तो ये वैज्ञानिक तत्व यही हुआ कि समय के अनुसार जो विज्ञान आपका अभी चल रहा है, जिस विज्ञान के अनुसार आप चल रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें। तो ये वैज्ञानिक तत्व हुए। सामाजिक तत्व, जैसा समाज है उनसे अनुसार भी आपको चलना होगा, कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित होता ही है। उसके बाद हो गया मनोवैज्ञानिक, बच्चे के छात्र के मन के विज्ञान के अनुसार, मन के अनुसार आपको पाठ्यक्रम निर्माण करना होगा। तो इसको प्रभावित करते हैं ये तीन तत्वों को प्रभावित करते हैं, मनोवैज्ञानिक तत्व, सामाजिक तत्व और वैज्ञानिक तत्व। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम मूल्यांकन, लास्ट चीज है। लास्ट चीज मतलब पाठ्यक्रम तो आप निर्धारित कर दिए, उसको आप मूल्यांकित कैसे करिएगा? तो उसको मूल्यांकित करने के बहुत सारे हैं। सबसे पहले निर्माणात्मक मूल्यांकन, श्रृंखलात्मक मूल्यांकन, कौशलात्मक मूल्यांकन, अभिवृत्ति मूल्यांकन और विभिन्न क्षेत्र है। मतलब इन सभी क्षेत्रों में आप ये जान पाइएगा कि पाठ्यक्रम का जो हम निर्माण किए हैं उसका इफेक्ट कितना पड़ा, कितना सही जा रहा है, कितना मतलब विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो सबसे पहले हो गया निर्माणात्मक मूल्यांकन, जो निर्माण हो रहा है उस अनुसार मूल्यांकन कितना हो रहा है। संकलनात्मक मूल्यांकन, कि उसका जो कंसेप्ट है वो कितना ज़्यादा बच्चों को समझ में आ रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तीसरा हो गया कौशलात्मक मूल्यांकन, कितना आप स्किल बच्चों में डाल पा रहे हैं, कितना स्किल डेवलपमेंट होते जा रहा है। अभिवृत्ति और मूल्यांकन, कितने बच्चों को वो चीज़ समझ में आ रहा है। और लास्ट हो गया विभिन्न क्षेत्र, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप ये देख कर मालूम कर पाइएगा कि आपका पाठ्यक्रम के अनुसार आपके छात्र का निर्माण हुआ है या नहीं। तो कुल मिलाकर पाठ्यक्रम एक ऐसा पेन है, एक ऐसा ब्रश है जिसके अनुसार से आप किसी छात्र को तैयार करते हैं और वही पाठ्यक्रम है। मतलब आपके हाथ का वो साधन जिससे आप किसी छात्र को तैयार करते हैं, वही पाठ्यक्रम हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में पाठ्यक्रम के इतिहास, पाठ्यक्रम निर्माण का अर्थ, पाठ्यक्रम का महत्व, पाठ्यक्रम का आधार, पाठ्यक्रम के सोपान, पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्व और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग आज डील किए। आशा करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।